हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो बहुत दिन हो गए हमारी क्लास भी नहीं हो पाई है कुछ कारणों की वजह से। एक्चुअल में कारण क्या है कि कोचिंग का जो टाइम है ऑफलाइन क्लासों का वो कुछ इस प्रकार से सेट है कि स्कूलों का टाइम भी चेंज होने की वजह से कोचिंग का टाइम भी चेंज करना पड़ा। तो क्लासों का टाइम इस प्रकार से हो गया कि टाइम ही नहीं मिलता ऑनलाइन क्लास लेने का। लेकिन जैसे भी अब मुझे क्लास का टाइम मिलेगा ऑनलाइन का, मैं वैसे ही आपकी जल्दी से जल्दी ऑनलाइन क्लासें ले लूँगी। और जितना भी एक क्लास में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 5th चैप्टर हमारा चल रहा है जिसका नाम है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर कोई नया बच्चा है तो वो उसमें प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए, उसमें आपको सारी क्लासें आपको मिल जाएगी। और 4 लेसन तक हमने कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है, एक्स्ट्रा ही पढ़ा है, छोड़ा तो कुछ भी नहीं है अपन ने। ठीक है ना। और 5th लेसन जो हमारा चल रहा है, हालांकि ये थोड़ा सा बड़ा लेसन है लेकिन ये भी हो जाएगा, कुछ ही क्लासों के अंदर ये भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम 6th चैप्टर की शुरुआत करेंगे और जल्दी ही करेंगे। ठीक है ना। तो शादियों का भी माहौल है इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस भी हो रहा है क्लासें लेने में। तो कोई नहीं, अब आज हमारी जो क्लास होने वाली है उसमें हम जो पढ़ने वाले हैं उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको पहले वाला रिवाइज करवाना चाहूँगी, क्योंकि बहुत दिन हो गई है क्लास नहीं आई है, इसलिए शायद बच्चे भी भूल गए होंगे कि हम पढ़ क्या रहे थे। वैसे तो भूलना नहीं चाहिए, वहाँ तक आपके नोट्स कंप्लीट होने चाहिए आपकी कॉपी में। मैं बार बार बोलती हूँ आपको क्लास के अंदर कि आपकी कॉपी के अंदर वो नोट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए जहाँ तक आपको पढ़ाया गया है, ताकि आपको याद रहे कि आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली है। सिर्फ वीडियो देखने से, क्लास देखने से आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको समझ में नहीं आएगा। सिर्फ क्लास देखने से तो आप भूल जाओगे कि पहले क्या पढ़ा था। वो कॉपी में उतरा हुआ होना चाहिए ताकि आप वापस भी रिवाइज करना चाहो जब भी, तो आप रिवाइज कर सको। वैसे तो ये क्लासें यूट्यूब पर पड़ी रहेगी, ठीक है ना। आपको वापस फिर से कोई समस्या दिक्कत आए इसके अंदर टॉपिक के अंदर, तो आप वापस जाके उसको क्लास को देख सकते हो, लेकिन फिर भी वो नोट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है। एंड माफ़ी भी चाहूँगी, बहुत दिनों से क्लास नहीं हो पाई है, अब कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी आपकी क्लासें हो पाए। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 5th चल रहा है हमारा, और उसके अंदर हमने पहले क्या पढ़ा था थोड़ा सा वो रिवाइज करेंगे। वैसे तो मैं शुरुआत से नहीं बताऊंगी कि शुरुआत में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, क्योंकि बहुत सारी क्लासें हो चुकी है। मेन हम बात करेंगे कि हमने मेंडल के द्वारा जो संकरण पर प्रयोग किए गए थे, ठीक है ना, वो हमने स्टार्ट कर दिए थे। और उसके अंदर हमने एक संकर संकरण को पढ़ लिया था। ठीक है। एक संकर संकरण से वापस थोड़ा सा रिवाइज करवाना चाहूँगी मैं कि एक संकर संकरण में मेंडल ने क्या किया था कि एक तो लिया था उन्होंने लंबा पादप, ठीक है, लंबा पादप लिया था और इसका क्रॉस करवाया था बोने पादप के साथ में। ठीक है, लंबाई का एक तो लक्षण लिया था लंबापन का, यानी कि एक तो लिया था उन्होंने लंबा पादप और एक लिया था उन्होंने बोना पादप। ठीक है ना। इन दोनों के बीच में, यानी कि हम इसको शो करते हैं कैपिटल टी से, और इसके अंदर शुद्ध लक्षण कौन सा था, स्मॉल टी। जब इनके युग्मक बने, ठीक है, तो क्या बने, कैपिटल टी स्मॉल टी। इन दोनों के बीच में जब इन्होंने क्रॉस करवाया तो F1 पीढ़ी जब प्राप्त हुई इनको, F1 पीढ़ी, ठीक है, ये कौन सी है, पेरेंटल पीढ़ी है, P पीढ़ी है। तो जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई थी इनको, उसके अंदर इन्होंने क्या देखा कि जो पौधा प्राप्त हुआ था वो कैसा था, कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों के ही लक्षण उसके अंदर थे। लेकिन ये था कैसा, संकर पादप या संकर लंबा पौधा था, संकर लंबा। कुल मिलाकर इसमें लक्षण कौन से थे, लंबाई के लक्षण हुए थे प्रकट। ठीक है, मतलब इन्होंने क्या किया, लंबे पौधे और बोने पौधे का संकरण करवाया, दोनों को लक्षणों को मिलाकर एक नई पीढ़ी बनाई जिसे अपन ने कहा F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी के अंदर इन्होंने देखा कि जो पौधे प्राप्त हुए थे उनमें लक्षण कौन से थे, लंबाई के लक्षण थे। लेकिन आपको पता है कि जब इन्होंने पौधा लिया था, जनक पौधा, उसमें तो इन्होंने बोना पौधा भी तो लिया था, बोना पादप भी तो लिया था, तो फिर उसका प्रभाव क्यों नहीं दिखा यहाँ पे। और प्रभाव किसने दिखाया, अपना लंबे वाले पादप ने दिखाया, लंबे पादप के जीन ने अपना प्रभाव दिखाया और पौधे कैसे हो गए, संकर लंबे। हाँ, इसके अंदर कैपिटल टी के साथ में स्मॉल टी था, लेकिन स्मॉल टी जो है वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया, जबकि कैपिटल टी ने अपना प्रभाव दिखा दिया और पौधे कैसे हो गए, लंबे हो गए। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में इसके अंदर क्या करवाया जाता है, स्वपरागण करवाया जाता है। स्वपरागण का मतलब इन्हीं के बीच में वापस संकरण करवाया जाता है। ठीक है, तो इनसे जो स्वपरागण से जो पीढ़ी प्राप्त हुई थी उसे अपन ने कहा F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी में इधर लिख रही हूँ, जगह नहीं है नीचे।
F2 पीढ़ी प्राप्त हुई थी। और F2 पीढ़ी के अंदर इन्होंने क्या देखा कि जब इन्होंने वापस इन्हीं पादपों का आपस में संकरण करवाया तो इन्होंने पाया, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। जब इनका क्रॉस करवाया तो एक पौधा जो प्राप्त हुआ था वो शुद्ध लंबा था, कैपिटल टी, एक संकर लंबा था, ये भी संकर लंबा था, और स्मॉल टी ये शुद्ध बोना पादप प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो F2 पीढ़ी के अंदर 3 प्रकार के पौधे, एक तो शुद्ध लंबा, 2 संकर लंबे और एक शुद्ध बोना पादप इनको प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो था एक संकर संकरण जिसमें केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। लक्षण कौन सा लिया? सिर्फ लंबेपन का लक्षण लिया, है ना, और उसी की वंशागति का अध्ययन किया। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन कौन से लक्षण किस किस प्रकार से स्थानांतरित हो रहे हैं, कौन कौन से, तो क्या सिर्फ एक ही लक्षण था लेकिन उसके ट्रेट अलग अलग थे, ठीक है ना। तो इसका अध्ययन किया और इन्होंने देखा कि F1 पीढ़ी में तो पौधे जो प्राप्त हुए थे वो संकर लंबे थे, लेकिन F2 पीढ़ी के अंदर पौधे जो प्राप्त हुए थे वो 3 प्रकार के थे। एक तो शुद्ध लंबा, 2 संकर लंबे और तीसरा कौन सा था? अशुद्ध लंबा, या सॉरी अशुद्ध लंबा नहीं कह सकते अपन, शुद्ध बोना कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अच्छा यहाँ तक तो सभी ने, मुझे लगता है कि यहाँ तक तो सभी के नोट्स कंप्लीट होंगे और ये उतार भी लिया होगा, लेकिन अगर नहीं भी हैं तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि मुझे इसके बारे में और आगे बात करनी है, वो मैं फिर इसको मिटा सकूँ। हो गया? चलो अब देखो, ये तो था एक संकर संकरण, लेकिन इस एक संकर संकरण के आधार पर मेंडल ने 2 प्रकार के नियम दिए थे। कौन कौन से नियम दिए थे? 2 प्रकार के नियम दिए थे। पहला नियम जो था वो था प्रभाविता का नियम, और दूसरा जो नियम था इनका वो था क्या? पृथक्करण का नियम। पहला तो था प्रभाविता का नियम और दूसरा क्या था? पृथक्करण का नियम। पहली चीज तो ये प्रभाविता का नियम कौन सी पीढ़ी पर आधारित है? F1 पीढ़ी पर आधारित है। और पृथक्करण का नियम कौन सी पीढ़ी पर आधारित है? F2 पीढ़ी पर। लेकिन ये दोनों ही नियम किस संकरण पर आधारित है? एक संकर संकरण पर। इसके आधार पर ये क्या है? एक संकर संकरण है या एक जीन की वंशागति का नियम है, संकरण है ये। तो ये दोनों ही नियम एक संकर संकरण पर आधारित है, लेकिन इसमें भी हमें पता है कि 2 पीढ़ियां होती है, F1 पीढ़ी और F2 पीढ़ी। हाँ, हालांकि आगे भी F3 पीढ़ी वगैरह बना सकते हैं, बट उन्होंने F2 पीढ़ी तक ही कार्य किया। तो F1 पीढ़ी पर आधारित तो नियम कौन सा है? प्रभाविता का नियम। और F2 पीढ़ी पर आधारित नियम कौन सा है? पृथक्करण का नियम। ये नियम कहता क्या है? तो पहले हम बात करते हैं प्रभाविता का नियम। हालांकि मैं ये सब पहले पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन बहुत दिन हो गए क्लास नहीं आई है, इसी वजह से शायद बच्चे भूल गए हों, इसलिए थोड़ा सा रिवाइज करवा रही हूँ, कर लो, ठीक है। प्रभाविता का नियम क्या कहता है? प्रभाविता का नियम ये कहता है कि जब F1 पीढ़ी में, देखो किस पर आधारित है? F1 पीढ़ी पर आधारित नहीं है, ठीक है। तो प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि जब इन्होंने संकरण तो दोनों पौधों के मध्य करवाया, शुद्ध लंबा लक्षण भी लिया, शुद्ध बोना लक्षण भी लिया, लेकिन F1 पीढ़ी के अंदर जो पौधे प्राप्त हुए थे उनमें लक्षण कौन सा आया? लंबाई का लक्षण आया। यानी कि 2 जीन थे इसके अंदर, एक तो कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, एक तो लंबाई को प्रदर्शित करने वाला जीन, एक बोनेपन को प्रदर्शित करने वाला जीन। लेकिन लंबे जीन ने अपना प्रभाव प्रकट कर दिया, या यूं कह सकते हैं लंबे एलील ने अपना प्रभाव प्रकट कर दिया और पौधा कैसा हो गया? लंबा हो गया। लेकिन जो बोनेपन का जो जीन था उसने अपना प्रभाव नहीं प्रकट किया, इस स्मॉल टी ने अपना प्रभाव प्रकट नहीं किया, और पौधे को अगर इसने अपना प्रभाव प्रकट नहीं किया तो पौधे कैसे नहीं होंगे? बोने नहीं होंगे, लंबे ही होंगे, ठीक है। तो ये अपना प्रभाव प्रकट नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि इसके साथ में कौन उपस्थित था? लंबेपन का जीन उपस्थित था, या लंबेपन का एलील उपस्थित था। तो लंबे वाले एलील, लंबाई का जो एलील था उसकी उपस्थिति में बोनेपन का एलील अपना प्रभाव प्रकट नहीं कर पाया, और पौधे कैसे हुए? लंबे हुए। इसी को अपन क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम। प्रभाविता, प्रभाव दर्शाने वाला कौन है? लंबेपन वाला जो
एलील था उसने अपना प्रभाव दिखा दिया, जबकि बौनेपन का जो एलील था वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया था। ये कहता है प्रभाविता का नियम। ठीक है, दूसरा हमने बात की थी इसके आधार पर पृथक्करण का नियम। एक संकर संकरण के आधार पर ही मेंडल ने 2 नियम दिए थे, उसमें सेकंड नियम जो है वो है पृथक्करण का नियम। और ये किस पर आधारित है, ये ध्यान से देखना, F2PD पर, यानी उस पर आधारित है। ये जो अपन ने चेकर बोर्ड बनाया है ना, इसके ऊपर आधारित है। अब इस चेकर बोर्ड को आप ध्यान से देखो, इसमें हो क्या रहा है। एक तो देखो शुद्ध लंबा पौधा प्राप्त हुआ, शुद्ध लंबा है, ये संकर लंबे हैं दोनों, ये भी संकर लंबा और ये भी संकर लंबा। और इसको देखो, ये शुद्ध बोना है, शुद्ध बोना, ये शुद्ध बोना है। इसका मतलब देखो यहां पर क्या हुआ, ये दोनों क्या थे, साथ साथ में थे। कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या थे, साथ साथ में थे। लेकिन इधर देखो, यहां पर अगर आप कंडीशन देखो तो कैपिटल टी साथ में आ गए, और यहां पर देखो स्मॉल टी वापस साथ में आ गए, आए ना। कैपिटल टी साथ में आ गए, स्मॉल टी साथ में आ गए। इसका मतलब क्या है कि जब इसके वापस से युग्मक बने तो कैपिटल टी एक युग्मक में चला गया, स्मॉल टी दूसरे युग्मक में चला गया। मतलब ये दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। दोनों ने क्या किया, अलग अलग हो गए, तभी तो ये युग्मकों में गए। अरे भाई ये एक पादप है, इस पादप से वापस बनेंगे युग्मक, ठीक है। तो जब युग्मक बनेंगे तो एक एलील पहले वाले युग्मक में चला गया, दूसरा एलील दूसरे वाले युग्मक में चला गया। अगर ये साथ साथ में, इसका मतलब क्या है, देखो कैपिटल टी साथ में है, स्मॉल टी साथ में है। इसका मतलब देखो अगर ये दोनों साथ, इसमें क्या स्मॉल टी है क्या, नहीं है, इसमें कैपिटल टी है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये दोनों ही क्या हुए, अलग अलग होकर युग्मकों में जाते हैं। दोनों ही एलील क्या करते हैं, वापस अलग अलग होकर युग्मकों में जाते हैं। पृथक्करण, पृथक यानी कि अलग अलग होना। पृथक्करण का मतलब क्या होता है, पृथक शब्द आपने सुना होगा, तो पृथक का मतलब क्या होता है, अलग अलग होना। तो ये पृथक पृथक होकर वापस से अगली पीढ़ी में अलग अलग युग्मकों में जाते हैं, ठीक है। अलग अलग युग्मकों में गए और फिर उनसे जो नए पौधे बने, तो उसमें क्या हुआ, एक पौधा तो शुद्ध लंबा, इसमें देखो बोनेपन का कोई लक्षण नहीं है, इसमें देखो शुद्ध बोना, इसमें लंबेपन का कोई लक्षण नहीं है। इसका मतलब है कि फिर से युग्मक जो होते हैं वो शुद्ध रूप में पृथक पृथक होकर ही अगले युग्मकों में जाते हैं। ये यूँ कह सकते हैं कि जो जीन होते हैं, ये युग्म विकल्पी होते हैं, वो शुद्ध रूप में अलग अलग होकर ही अगली पीढ़ी में प्रवेश करते हैं। यही क्या कहलाता है, पृथक्करण का नियम कहलाता है, ठीक है। अब अपन ने बात की थी कि जो प्रभाविता का नियम है, प्रभाविता का नियम, इसके 2 अपवाद होते हैं। प्रभाविता का नियम जो है इसके 2 अपवाद है। अपवाद क्या क्या है पहले वो सुनेंगे। तो पहले मैं इसको मिटा देती हूँ। ये वैसे उतारने की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि आपने पिछली क्लास के अंदर उतार लिया होगा, तो उसमें से, और अगर नया बच्चा भी है, अगर नहीं उतारा है तो आप पिछली वाली क्लास के अंदर जाके उतार लो, उसको देख के फिर आप नोट्स उतार सकते हैं, है ना। चलो अब हम बात करते हैं कि जो प्रभाविता का नियम जो है, प्रभाविता का या प्रभाविता के नियम के अपवाद, 2 अपवाद हैं इसके, और बहुत ध्यान से समझेंगे इसको, इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। प्रभाविता के नियम के अपवाद कितने हैं, 2 अपवाद है। देखो, अच्छा अपवाद का मतलब आप समझते हो, अपवाद का मतलब क्या है, जो जैसे इसकी बात करें प्रभाविता के नियम की, तो प्रभाविता के नियम को फॉलो नहीं करने वाली जो चीज़ है, प्रभाविता का नियम जो बोल रहा है उसके विपरीत अगर कोई चीज़ हो रही है तो वो उसका अपवाद हो गया, ठीक है। अब प्रभाविता के नियम के अपवाद कितने हैं, 2 है। पहला अपूर्ण प्रभाविता, क्या है, अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। दूसरा है अपना सह प्रभाविता, को डोमिनेंस, क्या है, को डोमिनेंस। अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस।
देखो मेरा क्या इंग्लिश में मुझे स्पेलिंग्स आती नहीं है, तो आप स्पेलिंग्स चेक करते रहना, ठीक है। और सह प्रभाविता का मतलब को डोमिनेंस, को डोमिनेंस, ठीक है। ये दो क्या है, इसके अपवाद है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए प्रभाविता के नियम के अपवाद कौन कौन से हैं। तो अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता दोनों ही किसके अपवाद हैं, प्रभाविता के नियम के अपवाद हैं। और है बहुत ही इजी, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं अपूर्ण प्रभाविता की। तो अपूर्ण प्रभाविता किसे कहेंगे, देखो इसको मिटा दूं मैं, पहले अपन अपूर्ण प्रभाविता पढ़ लेते हैं। अपूर्ण प्रभाविता हम किसे कहेंगे, एक मिनट में थोड़ा पानी पी लेती हूँ। चलो देखो, अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने की थी, पहले तो ये बताओ। इसकी खोज जो की थी वो की थी कार्ल कोरेंस ने, कार्ल कोरेंस ने, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए कि अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने की, कार्ल कोरेंस ने की। किस पादप के अंदर की, कौन सा पौधा लिया इन्होंने, तो इसका आप नाम बताओगे मिराबिलिस जलापा। क्या बताओगे, मिराबिलिस जलापा। या इसी को हम एक और नाम देते हैं 4 o'clock प्लांट, 4 o'clock प्लांट या मिराबिलिस जलापा या 4 o'clock प्लांट, ठीक है, इसी का नाम है। अब देखो इन्होंने किया क्या, अच्छा ये अपूर्ण प्रभाविता कहती क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं। तो आपने क्या देखा कि प्रभाविता का नियम जो आपने पढ़ा, उसमें प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि एक कारक की उपस्थिति में दूसरा कारक, या यूँ कह सकते हैं कि अप्रभावी कारक की उपस्थिति में प्रभावी कारक जो है वो अपना प्रभाव दिखा देता है। कैपिटल टी और स्मॉल टी आया था F1 पीढ़ी में, तो ये प्रभावी कारक होता है, ये अप्रभावी कारक होता है। तो अप्रभावी कारक अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता, क्यों नहीं दिखा पाता, क्योंकि इस प्रभावी कारक ने अपना प्रभाव दिखा दिया, ये ज़्यादा शक्तिशाली है। ये कहता है कि मैं तो पौधे को लंबा करूंगा, और बेचारा ये जो है वो डरकर चुपचाप बैठ जाता है। ये कहता है कि मैं लंबा नहीं कर सकता, मेरे में इतनी ताकत नहीं है। तो प्रभाव किसने दिखाया, कैपिटल टी वाले कारक ने दिखाया, स्मॉल टी वाला तो बैठ गया, उसने अपना प्रभाव नहीं दिखाया, ठीक है। तो एक कारक की उपस्थिति में दूसरा कारक जब अपना प्रभाव दिखा देता है, उसी को अपन कहते हैं प्रभाविता का नियम, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर आ रहा है अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण पूर्ण रूप से नहीं, यानी कि जब अगर मान लीजिए एक कारक या जितने भी दो कारक आ रहे हैं, मान लो दोनों में से कोई भी अपना प्रभाव पूर्ण रूप से दिखा नहीं पाए, उसे अपन कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। जैसे एग्जाम्पल फॉर कि मान लीजिए कि आपने कैपिटल ए, अभी तो मैं एग्जाम्पल इसका करवाऊंगी, लेकिन अभी मान लीजिए कि स्मॉल ए के बीच में आपने क्या करवाया, संकरण करवाया, और जो पादप प्राप्त हुआ मान लीजिए कैपिटल ए स्मॉल ए। लेकिन अच्छा, अब इसके अंदर प्रभाव किसको दिखाना चाहिए था, कैपिटल ए को प्रभाव दिखाना चाहिए था, ठीक है। मान लीजिए कि ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है, ये प्रभावी है और ये अप्रभावी है, तो मान लीजिए कि कैपिटल ए को अपना प्रभाव दिखाना चाहिए था। जिस भी लक्षण के लिए इसको चुना गया है तो वो लक्षण उसको प्रकट करना चाहिए था। लेकिन अगर मान लीजिए कैपिटल ए भी अपना पूर्ण रूप से प्रभाव नहीं प्रकट कर पाता है, उसे अपन कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। क्या कहते हैं, अपूर्ण प्रभाविता। अगर कैपिटल ए भी अपना, कैपिटल ए ही एग्जाम्पल के लिए लिया है मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये अपना प्रभाव प्रकट नहीं कर पाता है, तो उसे अपन कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। इसका मतलब क्या है, अपूर्ण प्रभाविता को आप किस तरह से लिख सकते हो कि जब दो कारक उपस्थित होते हैं और दोनों में से कोई भी कारक अपना पूर्ण रूप से प्रभाव प्रकट नहीं कर पाता है, उसे अपन कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे अब कि मैडम डेफिनेशन लिखाओ, तो डेफिनेशन जो मैं बोल रही हूँ वही आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल से अपने नोट्स उतार सकते हैं, लेकिन क्योंकि अगर मैं यहाँ पर पूरी डेफिनेशंस बच्चों की तरह लिखवाऊंगी आपको, तो आप समझ लीजिए कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो जो मैं बोलती हूँ वो आप लिख लीजिए, ठीक है। भाई खोज किसने की, ये मैंने लिख लिया, कार्ल कोरेंस ने की। किसमें की, मिराबिलिस जलापा या 4 o'clock प्लांट में की थी। कैसे की थी, क्या किया था इन्होंने, हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। लेकिन अपूर्ण प्रभाविता कहता क्या है कि जब दो कारक उपस्थित होते हैं तो उन दोनों में से कोई भी कारक अपना प्रभाव पूर्ण रूप से प्रकट नहीं कर पाता है, उसे अपन कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। क्या कहेंगे, अपूर्ण प्रभाविता। अब इन्होंने किया क्या था, चलो पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये तो उतार ही लो, ताकि
फिर उसके बाद में अपन जो वो चार्ट वगैरह बनाने वाले हैं उसके लिए जगह मिल जाए अपने को। ये उतार लो आप। हो गया, चलो अब अपन इसका प्रयोग देख लेते हैं। जो कोल्ड कोरेन साहब थे, इन्होंने मिराबिलिस जलापा के ऊपर जो प्रयोग किया था, ठीक है, वो क्या था, वो प्रयोग क्या था, इन्होंने कौन सा प्रयोग किया था? देखो भैया, इन्होंने क्या किया, मिराबिलिस जलापा के अंदर पुष्प का रंग लिया। ठीक है, लक्षण कौन सा लिया? पुष्प का रंग। क्योंकि हम एक जीन की वंशागति के आधार पर ये नियम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ एक ही लक्षण लेंगे, है ना। एक संकर संकरण के आधार पर नियम पढ़ रहे हैं, एक संकर संकरण का आधार पर जो प्रभाविता का नियम था उस प्रभाविता के नियम के अपवाद पढ़ रहे हैं, मतलब एक संकर संकरण ही होना चाहिए, यानी कि एक ही लक्षण की वंशागति होनी चाहिए। तो इन्होंने लक्षण की कौन सी वंशागति करवाई या कौन से लक्षण की वंशागति करवाई? इन्होंने पुष्प का रंग लिया। अब इन्होंने क्या किया, पुष्प के दो रंग लिए, एक तो इन्होंने लिया लाल पुष्प और एक इन्होंने लिया श्वेत पुष्प या सफेद पुष्प। यानी पुष्प का कलर का कौन सा था, एक तो था रेड और एक था वाइट। ठीक है, लाल पुष्प जो है इसके अलील जो है आप किस तरह से दर्शाओगे, कैपिटल आर कैपिटल आर, और श्वेत पुष्प के स्मॉल आर स्मॉल आर। इसमें युग्मक बना दो आप। युग्मक बनाओगे तो देखो मैंने पहले भी बताया था, जब सेम हो तो एक ही प्रकार का बस कैपिटल आर लिख लो, ये युग्मक बन गया। अगर अलग अलग हो तो फिर युग्मक कैसे बनते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल आर एक युग्मक, दूसरा स्मॉल आर युग्मक। ठीक है ना, तो अभी तो सेम सेम है इसलिए एक ही प्रकार का आप आर ले लो। इसमें क्या करोगे, ये भी सेम है तो इसमें स्मॉल आर ले लो, ये इसके युग्मक बन गए। ठीक है, तो आप ऐसे लिख भी सकते हो भाई, ये युग्मक हैं, ये जनक हैं, ठीक है, जनक पीढ़ी है। ऐसा कैसा आपको उतारना है। इन दोनों के बीच में क्या करवाया, क्रॉस करवाया। ठीक है, तो F1 पीढ़ी जब हमें प्राप्त हुई तो बहुत ही आश्चर्यजनक F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, जैसा नहीं होना चाहिए था। क्या हुआ ऐसा इसमें, F1 पीढ़ी जब हमें प्राप्त हुई तो क्या हुआ, देखो संकरण तो किसके किसके बीच में करवाया, लाल पुष्प के बीच में और सफेद पुष्प के बीच में। अब प्रभाविता के नियम के अनुसार तो अगर मान लीजिए कि लाल पुष्प वाला डोमिनेंट है, प्रभावी है, तो यहाँ पर जो पुष्प बनने चाहिए या पुष्प जो, हाँ, पौधे के पुष्प जो बनने चाहिए वो कैसे बनने चाहिए, लाल रंग के बनने चाहिए, लाल रंग के बनने चाहिए ना, क्योंकि भाई ये अपना प्रभाव दिखा देगा प्रभाविता के नियम के अनुसार, तो लाल रंग के बनने चाहिए, है ना। या फिर मान लीजिए कि ये प्रभाव नहीं दिखाए और ये अगर प्रभावी हो तो सफ़ेद रंग के बनने चाहिए, दोनों में से कोई ना कोई तो बनने चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर हुआ क्या कि जो पौधे बने थे वो कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी कि यहाँ पर जो नए पौधे बने थे वो कैसे रंग के थे, गुलाबी रंग के थे। कैसे रंग के थे, गुलाबी रंग के थे। ये तो भाई बिल्कुल ही अलग बात हो गई। ऐसे कैसे हो गया भाई, गुलाबी रंग कहाँ से आ गया, लाल और सफ़ेद दोनों कलर हैं, दोनों में से कोई ना कोई एक कलर आना चाहिए था, गुलाबी रंग कैसे आ गया। तो यही तो अपूर्ण प्रभाविता है। अपूर्ण प्रभाविता क्या कह रहा है कि दोनों में से कोई भी कारक अपना पूर्ण रूप से प्रभाव नहीं दिखा पाता है और दोनों कारक जो है वो मिश्रित होकर, या दोनों ही कारक अपना आधा आधा प्रभाव दिखाते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि मध्यवर्ती प्रभाव दिखाते हैं। दोनों ही कारक अपना एक साथ प्रभाव दिखाते हैं, ठीक है ना। एक साथ तो मैं यूँ नहीं कहूँगी क्योंकि वो तो फिर और भी अलग अपवाद आ जाता है। यूँ कह सकते हैं कि दोनों ही कारक अपना पूर्ण रूप से प्रभाव नहीं दिखा पाते हैं और जो F1 पीढ़ी के अंदर जो पौधे प्राप्त होते हैं वो अलग ही रंग, गुलाबी रंग के प्राप्त हो गए, है ना। गुलाबी रंग आ गया इसमें, ना तो लाल रंग आया ना सफ़ेद रंग आया, आया कौन सा, गुलाबी रंग आया। इसी को अपन क्या कहते हैं, अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। अब जब आप इसके अंदर क्या करवाओगे, स्वपरागण कराओगे, तो स्वपरागण के द्वारा जो आपको F2 पीढ़ी प्राप्त होगी, इधर प्राप्त कर लेते हैं F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी जब प्राप्त होगी तब क्या होगा, देखो ये इनकी F2 पीढ़ी है। तो हमें इससे पहले तो पृथक्करण के नियम के अनुसार वापस हमें इसको अलग अलग करने हैं, यानी कि एक तरफ आएगा कैपिटल आर, एक तरफ आएगा स्मॉल आर, एक तरफ कैपिटल आर, एक तरफ स्मॉल आर। अब हमें F2 पीढ़ी प्राप्त करनी है तो देखो कैपिटल आर क्या हो जाएंगे, ये मार्कर किस दिन काम आएंगे, कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर,
कैपिटल आर, स्मॉल आर और स्मॉल आर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, कैपिटल आर तो कौन से थे, लाल रंग के पादप। स्मॉल आर कौन से होंगे, देखो उधर देखो, श्वेत रंग के पादप। लेकिन ये देखो, इधर देखो, ये दोनों अलग ही चल रहे हैं। ये कौन से आ गए, गुलाबी रंग के पादप, ये भी गुलाबी रंग के पादप। इसका मतलब है कि इनका जो जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, अच्छा कुछ बच्चे सोच भी रहे होंगे कि मैडम ने वो अभी जो एक संकर संक्रमण करवाया, उनका तो जीनोटाइप फिनोटाइप लिखा ही नहीं। वो सब लिखा हुआ है पहले वाली क्लासों के अंदर, इसलिए मैंने उसको शॉर्टकट में जल्दी से समझा दिया। अब इधर देखिए, अब देखो जब F2PD इन्होंने प्राप्त की, F2PD जब इन्होंने प्राप्त की तो उसके अंदर देखो दो पौधे, तो अच्छा एक पौधा तो शुद्ध लाल था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो ठीक है, प्रभाविता के नियम के अनुसार। यहाँ पर सफ़ेद पादप भी था, ठीक है, इसने भी अपना प्रभाव दिखा दिया, पृथक्करण होकर वापस, अपने पृथक्करण का नियम पढ़ा था ना, तो दोनों अलग अलग होकर अपना प्रभाव वापस दिखा देते हैं अगली पीढ़ी के अंदर। तो श्वेत पादप भी प्राप्त हो गया। लेकिन इधर देखो, ये फिर से गुलाबी रंग के पादप आ गए, यानी कि इसके अंदर क्या होंगे, इन दोनों पादपों के अंदर जो है, ना तो कैपिटल आर अपना पूर्ण रूप से प्रभाव प्रकट कर पाया। अगर कैपिटल आर अपना पूर्ण रूप से प्रभाव प्रकट कर देता तो यहाँ पर पौधे कौन से होते, लाल रंग के होते। या मान लो कि स्मॉल आर अपना प्रभाव प्रकट कर देता तो यहाँ पर पौधे कौन से होते, सफ़ेद रंग के होते। लेकिन दोनों ने ही अपना प्रभाव प्रकट नहीं किया, इस वजह से यहाँ पर पौधे कौन से प्राप्त हुए, गुलाबी रंग के पौधे प्राप्त हुए। तो अब यहाँ पर आपको अगर कहा जाए कि इनका आप लिखो जीनोटाइप और एक लिखो आप इसका फिनोटाइप, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, तो आप कैसे लिखोगे, एक मिनट मैं थोड़ा इसको साइड में लिख लेती हूँ, है ना, F1PD। चलो अब आपको कहा जाए जीनोटाइप एंड फिनोटाइप लिखो तो कैसे लिखोगे, देखो जीनोटाइप अगर आप देखो इसका, है ना, चलो फिनोटाइप देखो, पहले तो फिनोटाइप देखो। तो आपको एक तो क्या हुआ है, लाल पुष्प प्राप्त हुआ है, यानी एक। दो कैसे हुए हैं, गुलाबी पुष्प प्राप्त हुए हैं, दो गुलाबी, ठीक है। और एक कैसा हुआ है, श्वेत रंग का, तो एक दो एक आ गया फिनोटाइप। यानी देखने से आपको क्या दिख रहा है, एक लाल दिख रहा है, दो गुलाबी दिख रहे हैं और एक कौन सा दिख रहा है, सफेद रंग का पुष्प दिख रहा है। तो ये इसका क्या हो गया, फिनोटाइप। अगर आप जीनोटाइप की भी बात करो, आंतरिक लक्षणों को भी बात करो, तो आंतरिक लक्षण में भी देख लो, ये शुद्ध लाल है, यानी कि इसका भी क्या आएगा, फिनोटाइप जीनोटाइप 1 अनुपात। इन दोनों का भी, ये तो गुलाबी है भाई, इसका भी क्या आएगा 2, और ये क्या आएगा, श्वेत रंग, शुद्ध श्वेत है, तो इसका भी क्या आएगा 1। यानी कि अगर हम बात करें कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर, ठीक है, तो हम बात करें जीनोटाइप की और फिनोटाइप की, तो दोनों ही क्या होंगे, 1 2 1 1 2 1, यानी एक तो लाल, 2 गुलाबी और 1 सफेद रंग का पुष्प, ठीक है। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप समझ में आ गए। इसके आपको क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, बताइए अपूर्ण प्रभाविता के जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होंगे, ये भी आ सकता है। या अपूर्ण प्रभाविता क्या है, या फिर प्रभाविता का अपवाद बताइए। तो पहला अपवाद क्या हो गया, अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने की, वापस समझेंगे एक बार, किसने की, कॉल्ड कोरेंस ने की। किसमें की, मिराबिलस जलापा के अंदर या 4 o'clock प्लांट के अंदर की, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक लाल रंग का पुष्प लिया, दूसरा सफ़ेद रंग का पुष्प लिया। जब इनके बीच में संकरण करवाया तो F1PD के अंदर क्या हुआ, गुलाबी रंग के पुष्प प्राप्त हुए। और गुलाबी रंग के पुष्प प्राप्त हुए, इसका मतलब क्या है कि दोनों ही कारकों में से कोई भी कारक अपना पूर्ण रूप से प्रभाव प्रकट नहीं कर पाया। अगर पूर्ण रूप से मतलब पूरी तरह से अपना ही प्रभाव प्रकट करता, अगर लाल वाला अपना प्रभाव प्रकट करता तो लाल पौधा होता, या ये जो श्वेत वाला जो कारक है अपना प्रभाव प्रकट करता तो सफ़ेद रंग के पुष्प होते। लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं, ये तो बिल्कुल अलग ही पीढ़ी आ गई, ये बिल्कुल अलग ही पुष्प प्राप्त हो गए, लाल गुलाबी रंग के हो गए। तो यहाँ पर अपूर्ण प्रभाविता प्रदर्शित होती है। अब जब इनके अंदर F1PD का फिर से स्वपरागण करवाया तो हमने F2PD में क्या देखा कि 2 तो कैसे हुए, गुलाबी हुए, एक लाल हुआ, एक सफ़ेद हुआ, ठीक है। यहाँ पर तो चलो फिर से इन्होंने पृथक पृथक होकर अपना प्रभाव दिखा दिया, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया, गुलाबी रंग फिर से प्रकट हो गया। इसका मतलब है कि किसी भी पादप के अंदर, जब आप किसी भी तो नहीं, कुछ ही इसी के अंदर जब इन्होंने अपूर्ण प्रभाविता देखी, क्योंकि मटर के पादप में तो ऐसा हुआ नहीं, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब 2 कारक अपना पूर्ण रूप से प्रभाव प्रकट नहीं कर पाते हैं, इसे ही अपन क्या कहते हैं, अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका।
ले लिया, मिटा दूं? समझ में आ गया होगा। ये का ये आपको उतारना है और लैंग्वेज कैसे लिखनी है अपने हिसाब से लिख सकते हो या फिर नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। भाई इन्होंने इसके बीच में क्रॉस करवाया, गुलाबी रंग के पुष्प प्राप्त हुए, फिर स्वयं परागण करवाया, फिर ये प्राप्त हुए, जीनोटाइप फिनोटाइप ये होगा, बस यही तो है और क्या है। चलो मिटा दो। अब नेक्स्ट जो इनका प्रभाविता का नियम का अपवाद आता है, कौन सा बताओ फटाफट, अभी लिखवाया मैंने, कौन सा आएगा? सह प्रभाविता। वैसे देखो एक बात बताऊं, बायोलॉजी बहुत ज़्यादा इजी है, उनके नाम में ही उनका अर्थ छिपा होता है ना। नाम समझ गए तो आप उसके आधार पर लिख सकते हो, समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। अब दूसरा जो अपवाद आता है इसका, दूसरे नंबर का जो अपवाद है वो कौन है? सह प्रभाविता। सह प्रभाविता। बच्चे बोलते तुम आप ना छोटा छोटा लिखते हो, लो मैंने बड़ा बड़ा लिख लिया। सह प्रभाविता, ठीक है। इसको अपन क्या कहते हैं? कोडोमिनेंस। अब देखो, सह का मतलब साथ साथ, प्रभाविता का मतलब प्रभाव, प्रकट होना, और क्या। तो सह प्रभाविता के अंदर क्या होगा? जब कोई दो कारक जब साथ साथ होते हुए दोनों ही अपना प्रभाव प्रकट कर देते हैं, दोनों ही क्या कर देते हैं? प्रभाव प्रकट कर देते हैं। जैसे ए बी का उदाहरण मैंने लिया था ना, पहले मैंने समझाया था ना, कैपिटल ए और स्मॉल ए, मान लो कि ये कैपिटल ए स्मॉल ए है, दोनों के बीच में संकरण करवाया। अब इसके अंदर जो लक्षण आया है कैपिटल ए स्मॉल ए का, यानी F1 पीढ़ी के अंदर, तो ये दोनों ही क्या करेंगे? अपना लक्षण प्रकट करेंगे, अपना प्रभाव दिखाएंगे, दोनों एक साथ साथ। पहले देखो ये इससे डरता था, है ना, उसके अंदर कौन से में? प्रभाविता के नियम में, कि छोटा वाला डरता था कि भाई मैं अपना प्रभाव नहीं प्रकट कर पाता हूँ क्योंकि ये शक्तिशाली है, लेकिन अब ये कहेगा मैं भी दिखाऊंगा, मैं भी पीछे नहीं रहूंगा, ठीक है। तो कैपिटल ए तो अपना प्रभाव दिखाएगा, लेकिन स्मॉल ए भी अपना प्रभाव दिखाएगा, ठीक है। दोनों ही अपना एक साथ कुश्ती करते करते अपना दोनों ही अपना एक साथ प्रभाव प्रकट करेंगे कि नहीं मैं भी दिखाऊंगा और तुम भी दिखाओ। तो दोनों ही अपना प्रभाव जब एक साथ प्रकट करते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब दो कारक एक साथ उपस्थित होते हैं और दोनों ही कारक अपना प्रभाव एक साथ दिखाते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? सह प्रभाविता। साथ साथ रहते हुए दोनों ही अपना प्रभाव क्या कर रहे हैं? साथ साथ दिखा रहे हैं, इसे अपन क्या कहते हैं? सह प्रभाविता। चलो इसको उदाहरण के द्वारा समझ ले, उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं इसको। देखो एक उदाहरण के रूप में हम इसमें क्या ले सकते हैं कि मवेशी जो होते हैं, कैटल्स जिसे अपन बोलते हैं, इन्होंने क्या किया? मवेशियों का, जिसने भी इसमें प्रयोग किया उन्होंने मवेशियों का रंग लिया। एक तो मवेशी का रंग लिया, रंग होता ना त्वचा का रंग, त्वचा का रंग लिया इन्होंने। तो एक जो मवेशी थे वो तो कौन से थे? लाल रंग के थे, लाल रंग के मवेशी थे, ठीक है। और एक कौन से? वही श्वेत रंग के मवेशी थे। कैटल्स होते ना, भेड़ वगैरह नहीं, ये ठीक है। तो एक तो लाल रंग के, एक कौन से थे? श्वेत रंग के। अब लाल रंग के जो जीन हैं या एलील से वो कैपिटल आर है, श्वेत वाले सफेद आर है। फिर से वही क्रिया कर लो, क्या बना दो? कैपिटल आर स्मॉल आर, ये स्मॉल आर नहीं है, ठीक है। अच्छा ये क्या हो गए? इसके युग्मक हो गए, ठीक है। अब इनके बीच में जब आप क्रॉस करवाते हो, इनके बीच में जब आप संकरण करवाते हो, तो देखो यहाँ पर जो अब आपको पीढ़ी मिलेगी, कौन सी मिलेगी? F1 पीढ़ी जब आपको प्राप्त होगी तो इसके अंदर जो मवेशी प्राप्त हुए थे वो कौन से थे? चितकबरे। चितकबरे का मतलब क्या है? चितकबरे का मतलब क्या है कि लाल रंग के, उसके ऊपर लाल रंग भी था और उसके ऊपर सफ़ेद रंग के धब्बे भी थे। जब इन्होंने क्या किया? लाल रंग और सफ़ेद रंग के मवेशियों के बीच में संकरण करवाया, तो जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई थी वो चितकबरी थी। चितकबरी का मतलब क्या है? जैसे मान लो ये कोई मवेशी है ना, ये लो, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या थे? लाल रंग भी था इसके ऊपर, है ना, ऐसा लाल रंग के भी मान लो ये लाल रंग भी है इसके ऊपर, और इसके ऊपर ऐसे अब आप देख सकते हो कि ये बीच बीच में जो है सफ़ेद रंग भी है, मतलब सफ़ेद और लाल दोनों ही इसके ऊपर धब्बे थे। तो इसे अपन कहते हैं चितकबरा। क्या कहते हैं? चितकबरा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो चितकबरा मतलब देखो लाल रंग ने भी अपना प्रभाव दिखाया, सफ़ेद रंग ने भी अपना प्रभाव दिखाया, यानी लाल रंग भी था उसके अंदर और सफ़ेद भी था, तो दोनों ने अपना प्रभाव दिखाया, इसीलिए तो ये इसको कहते हैं सहप्रभाविता।
अगर सिर्फ लाल रंग की ही मवेशी प्राप्त होती तो इसका मतलब हम कह सकते थे भाई लाल रंग ने अपना प्रभाव दिखा दिया इसलिए मवेशी लाल रंग की हो गई, या सफ़ेद रंग की होती तो अपन कहते थे भाई सफ़ेद रंग ने अपना प्रभाव दिखाया तो मवेशी जो है वो सफ़ेद रंग की हो गई। लेकिन यहाँ पर आया क्या, चितकबरा, दोनों का मिश्रण आया, दोनों का मिक्सचर आया, यानी कि दोनों ने ही अपना प्रभाव दिखाया और यहाँ पर रंग कैसा हो गया, लाल भी हो गया और सफ़ेद भी हो गया। ठीक है, आगे बात समझ में। अब फिर से अगर आप इसका संकरण करवाओ तो वही बात है, कुछ नहीं है, क्या करवाना है, मतलब फिर से इनके अंदर वापस आप स्वनिषेचन करवाओ या संकरण करवाओ तो वो का वही है, कुछ नहीं है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर, ये क्या हो गई, F2PD हो गई। तो F2PD में देखो, F2PD में क्या प्राप्त होगा आपको, एक तो लाल रंग का मवेशी, एक सफ़ेद रंग का मवेशी, एक दो, यानी कि दो कौन से, चितकबरे। तो अगर आप इसका भी फिनोटाइप या जीनोटाइप निकालोगे तो वो क्या मिलेगा, 1:2:1, क्या मिलेगा, 1:2:1। आ गई बात समझ में। तो क्या क्या किया, लाल रंग के मवेशी लिए, सफ़ेद रंग के मवेशी लिए, दोनों का मिक्सचर प्राप्त हुआ, क्या, F1PD में चितकबरे, यानी दोनों ने ही अपना लक्षण प्रकट कर दिया। ठीक है, एक उदाहरण तो आप ये भी लिख सकते हो। देखो आपके एग्जामिनर आपको जब क्वेश्चन पूछेंगे भाई इसके प्रभाविता के अपवाद बताइए, तो आप दो अपवाद बताओगे, एक तो अपूर्ण प्रभाविता, एक सहप्रभाविता। तो अपूर्ण प्रभाविता के अंदर तो मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया मिराबिलिस जिलापा का। सहप्रभाविता के अंदर एक तो आप ये उदाहरण बता सकते हो, ठीक है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण आता है जो हर कंपटीशन एग्जाम्स में भी लगभग पूछा गया है, और अगर आप इसमें भी लिखो तो भी अच्छी बात है, और इससे क्वेश्चन किस प्रकार से, अगला जो मैं एग्जांपल बता रही हूँ उससे क्वेश्चंस भी उसी से क्वेश्चन निकाल के आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वो भी ध्यान से समझना है। तो एक उदाहरण तो आप ये लिख सकते हो भाई मवेशी के बारे में कि भाई ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे ये सेम ही है, जैसे अपन ने वो रेड पुष्पन वो लिए थे ना, लाल पुष्पन, वो वैसे ही है, वैसे तो ये फिर भी ले लो एक बार स्क्रीनशॉट। ठीक है, हो गया। चलो भाई एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसको ध्यान से समझने की भी ज़रूरत है। सभी को ध्यान से समझने की ज़रूरत है। वैसे तो बातें बहुत करते हो आप लोग और मुझे बहुत गुस्सा आता है जब ऐसे बातें करते हैं, इसलिए मेरा मन नहीं करता कि मैं क्लास लूँ। ये फालतू की बकवास करते रहते हो, तुम कहाँ से हो, तुम क्या कर रहे हो, है ना, ये नेट नहीं चल रहा, वो नहीं कर रहा, ये क्यों फालतू की बातें करते हो। अरे एक आदमी कोई कहाँ से भी हो, आपको क्या करना है, आप यहाँ पे पढ़ने आए हो तो पढ़ो, दूसरों को डिस्टर्ब ना करें कृपया करके। और अगर फिर डिस्टर्ब करेंगे तो ब्लॉक करवा दिए जाएंगे कोचिंग के थ्रू। ठीक है, मैं बोल दूंगी सर को कि भाई आप इनको ब्लॉक करवा दो, तो सब ब्लॉक करवा देंगे फिर इनको। ठीक है, तो आप फालतू की बातें नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप बातें करते हो तो आपको समझ में कैसे आएगा ये बताओ मुझे। आपका ध्यान तो बातों में जा रहा है, मैं यहाँ पर क्या पढ़ा रही हूँ आपको समझ में कैसे आएगा। पढ़ने के लिए दिमाग को एक जगह पर ठाणे रखने की जरूरत है, एक जगह पर एकाग्र चित्त कहते हैं ना उसको, वो करने की जरूरत है। ऐसे बातें करने से पढ़ाई या कुछ भी पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, एग्जाम्स पास में आ रहे हैं और उसकी तैयारी आपको करनी है। ठीक है ना, इसीलिए अभी जो पढ़ा रही हूँ ध्यान से समझ लो। ठीक है, देखो सहप्रभाविता का उदाहरण एक और हम लेते हैं। मानव में ABO रक्त समूह, मानव में ABO रक्त समूह, ABO रक्त समूह, ये भी सह प्रभाविता का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। यहाँ से हम क्वेश्चन भी उठाएंगे, कैसे क्वेश्चन कैसे कर सकते हो आप, अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए इससे संबंधित कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो मानव में रक्त समूह ABO की या ABO रक्त समूह जो है वो सह प्रभाविता का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। अब मुझे आप बताएंगे कि मनुष्य के अंदर कितने प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है, मानव में कितने प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है। तो आप सभी जानते हैं कि मानव के अंदर जो ब्लड ग्रुप या रक्त समूह जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। ठीक है, कौन कौन सा, एक तो A रक्त समूह वाले व्यक्ति, या फिर
ए रक्त समूह, एक बी रक्त समूह, एक ए बी रक्त समूह और एक ओ रक्त समूह। ठीक है, प्लस माइनस की मैं बात नहीं करूंगी, धनात्मक ऋणात्मक यानी कि ए पॉजिटिव ए नेगेटिव बी पॉजिटिव बी नेगेटिव वो वाली बात हम नहीं करेंगे। वो आपने पढ़ लिया होगा 11th क्लास के अंदर कि आर एच फैक्टर जिसके ऊपर उपस्थित होता है वो पॉजिटिव, आर एच फैक्टर जिस पे प्रेजेंट नहीं होता है वो नेगेटिव। वो बातें आप छोड़ो, हम सिर्फ मेनली हम बात कर रहे हैं कि हमारे अंदर रक्त समूह जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? ए रक्त समूह, बी रक्त समूह, ए बी रक्त समूह और ओ रक्त समूह। ठीक है, चलो इसकी थोड़ी बहुत और जानकारी ले लेते हैं। ए बी रक्त समूह जो होता है वो कैसा होता है? सर्वग्राही प्रकार का होता है, यानी ये सभी से रक्त ले सकता है लेकिन दे किसी को नहीं सकता है। और ये जो है ओ रक्त समूह जो है वो क्या होता है? सर्वदाता प्रकार का होता है, यानी ये सभी को रक्त दे सकता है, ले किसी से नहीं ले सकता है स्वयं के अलावा, है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जानते हो कि ए बी रक्त समूह जो है उसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है और ओ रक्त समूह में दोनों प्रकार की एंटीबॉडी होती है, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। खैर ये अपना पार्ट नहीं है तो अभी इसमें नहीं जाएंगे ज़्यादा क्योंकि बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। आप छोड़िए इन सबको, भूल जाइए इन सबको। आप मुझे ये बताइए कि रक्त समूह जो होते हैं ए बी और ओ, इसके लिए भी हमारे अंदर कोई जीन उपस्थित होगी, वही इनका निर्माण करेगी या वही डिसाइड करेगी कि हमारे अंदर कौन सा रक्त समूह होना चाहिए। तो अब देखो, चलो पहले मैं इसको रफ कर रही हूँ, है ना। देखो, इसके लिए हमारे ब्लड में एक जीन होती है जिसे हम कहते हैं आई से शो करते हैं। रक्त समूह के लिए हमारे शरीर में एक जीन होती है गुणसूत्र के ऊपर जिसे हम आई से शो करते हैं, आई से शो करते हैं। ठीक है, आई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब देखना, अगर मान लीजिए कि वो आई ए प्रकार की जीन है, कौन सी जीन है? आई ए, ये क्या है? जीन है। ठीक है, एक तो होती है आई ए जीन, एक होती है आई बी जीन। ठीक है, इसके ऊपर ऐसे लगाना है आई बी जीन, और एक होती है स्मॉल आई जीन, स्मॉल आई। ठीक है, ये आई ए जीन जो है, अगर ये आई ए जीन किसी के अंदर उपस्थित है, किसी के शरीर में उपस्थित है, तो उसका रक्त समूह कौन सा होगा? ए ब्लड ग्रुप, ए रक्त समूह। उसका रक्त समूह कौन सा होगा? ए प्रकार का होगा। आई ए जीन अगर किसी व्यक्ति में उपस्थित है तो उसका रक्त समूह कौन सा होगा? ए रक्त समूह होगा। अगर आई बी जीन किसी के अंदर उपस्थित है तो उसका रक्त समूह कौन सा होगा? बी रक्त समूह होगा, यानी उस व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा होगा? बी प्रकार का होगा। अगर स्मॉल आई किसी में उपस्थित है, स्मॉल आई जीन किसी में उपस्थित है तो उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो कौन सा होगा? ओ ब्लड ग्रुप होगा, ओ रक्त समूह। कौन सा होगा? ओ रक्त समूह। आ गई बात समझ में? आई ए है, नाम देखो ना, यहाँ पे ध्यान पड़ा ना, ए प्रकार का तो ए रक्त समूह, आई बी है तो बी रक्त समूह, स्मॉल आई है तो ओ रक्त समूह। अब ध्यान से देखना, इधर ध्यान से देना, देखना आई ए और आई बी ये दोनों ही कौन सी होती है? प्रभावी जीन होती है या प्रभावी युग्म विकल्पी होते हैं इसके। कैसी होती है? प्रभावी। और ये जो स्मॉल आई है, ये जो जीन है ये कैसी है? अप्रभावी है, अप्रभावी है। ठीक है, अप्रभावी है। अगर देखो अप्रभावी है और ये किसी इन दोनों के साथ में से किसी के भी साथ में उपस्थित है तो मतलब ये अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगी, जबकि ये अपना प्रभाव दिखा देंगे। ध्यान से सुनना, मुझे पता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है इसमें, इस टॉपिक में समझने में, बट ये बहुत ईजी टॉपिक है। अरे भाई, आपको पता है कि हमारे हर लक्षण के लिए हमारे शरीर में कोई ना कोई जीन उपस्थित होती है हमारे गुणसूत्रों के ऊपर। ठीक है, तो हमारे ब्लड ग्रुप के लिए भी हमारे पास जीन होती है, माता पिता से वो जीन आती है और हमारा ब्लड ग्रुप फिर डिसाइड होता है। ठीक है, एक जीन माता से आएगी, एक जीन पापा से आएगा। ठीक है, और वो दोनों ही डिसाइड करेंगे कि अगला वाला जो बच्चा होने वाला है उसके अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप होना चाहिए। तो जीन को प्रदर्शित किससे किया जाता है? आई से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इस जीन को किससे प्रदर्शित किया जाता है? आई से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब हमारे पास ब्लड ग्रुप कितना है? 4 है, 4 प्रकार का है, लेकिन उसके लिए जीन कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। ध्यान से समझना, ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का है लेकिन उसके लिए जीन कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। एक आई ए, एक आई बी और एक स्मॉल आई।
जिसके अंदर IA प्रकार की जीन है उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? A होगा। जिसमें IB प्रकार की जीन है उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? B होगा। जिसमें स्मॉल I जीन है उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? O होगा। या ये उसके लिए उत्तरदायी होती है। IA और IB दोनों ही कैसी होती है? प्रभावी प्रकार की होती है। स्मॉल I कौन सी होती है? अप्रभावी प्रकार की होती है। यहाँ तक समझ में आया। अब आपको रक्त समूह कैसे डिसाइड करना है? देखो, रक्त समूह आपको बनाना है तो कैसे बनाना है? किन्हीं भी दो का कॉम्बिनेशन करना है, दो को जोड़ना है। चाहे आप IA IB को जोड़ो, IA के साथ में स्मॉल I को जोड़ो, स्मॉल I को जोड़ो, मतलब दो जोड़े बनाने। क्यों दो जोड़े बनाने हैं? क्योंकि एक जीन मम्मी से आएगा, एक जीन पापा से आएगा, तो दो जोड़े बनेंगे ना। किसी भी व्यक्ति के अंदर दो जोड़े ही तो बनेंगे। और आपको पता है गुणसूत्र भी दो जोड़ों में होता है, जीन भी जोड़ों के अंदर होती है, जीन भी जोड़ों में होती है। जोड़ों मतलब पैर वाले जोड़ नहीं, पैर में होती है, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो किसी व्यक्ति का के अंदर IA दो प्रकार की जीन है, यानी एक जीन मम्मी से आया, एक जीन पापा से आया, मम्मी से भी IA जीन आया, पापा से भी IA जीन आया, तो इसका रक्त समूह कौन सा होगा? A रक्त समूह होगा। साफ साफ पता चल रहा है ना, A रक्त समूह होगा, A ही होगा, साफ साफ पता चल रहा है। अगर मान लो कि किसी के अंदर IA और स्मॉल I है, स्मॉल I है, तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि स्मॉल I जो है वो अप्रभावी प्रकार का होता है और प्रभावी कौन सा होता है? IA। तो यहाँ पर रक्त समूह कौन सा होगा? A रक्त समूह ही होगा, A रक्त समूह ही होगा ना। ध्यान से समझो इस चीज को, IA है, स्मॉल I है, तो रक्त समूह कौन सा होगा? A रक्त समूह होगा। देखो, यहाँ तक तो प्रभाविता का नियम बिल्कुल सही सही शो हो रहा है, यहाँ पर लागू हो रहा है। कैसे भाई? प्रभावी एलील है, उसकी अनुपस्थिति में अप्रभावी एलील अपना लक्षण प्रकट नहीं कर पाएगा और IA ने अपना लक्षण प्रकट कर दिया, तो ये रक्त समूह कौन सा हो गया? A प्रकार का हो गया, ठीक है। अब देखो, चलो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा हम देखते हैं, मान लीजिए कि एक ब्लड ग्रुप है IB और फिर ये भी है IB। एक जीन है IB प्रकार का, एक जीन है IB प्रकार का, दोनों ही IB है, तो यहाँ पर रक्त समूह कौन सा होगा? B रक्त समूह होगा, B प्रकार का होगा, तो यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक लेते हैं हम IB और एक लेते हैं हम स्मॉल I, तो ये भी रक्त समूह कौन सा होगा? B रक्त समूह होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये अपना प्रभाव प्रकट कर ही नहीं पाएगा, ये कर लेगा तो B रक्त समूह हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एक बार चेक करने दो, क्या यहाँ से आपको दिख जाएगा? हाँ, दिख जाएगा, नो प्रॉब्लम। चलो, ये हो गया B रक्त समूह के लिए। अब देखो, नेक्स्ट देखते हैं हम। एक आप ले लो स्मॉल I, एक ले लो स्मॉल I, इसको ले लो, तो ये किसके लिए उत्तरदायी है? O के लिए है, भले ही अप्रभावी, लेकिन जब दोनों ही साथ में आ जाएंगे तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? O रक्त समूह हो जाएगा, O रक्त समूह। यानी O ब्लड ग्रुप के लिए दोनों जीन कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। अगर आप देखो, अब आप कहोगे कि नहीं ये IA के साथ में हो या IB के साथ में हो, तो ये देख लो ना, अपन ने कंडीशन बना दी ना अपन ने। IA के साथ में स्मॉल I है तो A रक्त समूह होगा, IB के साथ स्मॉल B है I है तो B रक्त समूह होगा। मतलब कि आप समझ रहे हो, ध्यान से समझना इस चीज को। O रक्त समूह के लिए केवल एक ही जोड़ा बन सकता है, स्मॉल I का, ठीक है। तो ये भी प्रभाविता के नियम को कर रहा है पालन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम आती है यहाँ पर, कहाँ पर? कि जब आप एक एलील ले लो या एक जीन ले लो IA प्रकार का और एक ले लो आप IB प्रकार का। जब आपने एक तो क्या ले लिया, एक जीन तो माता से आया IA प्रकार का और एक जीन पापा से आया IB प्रकार का। अब क्या होगा? अब रक्त समूह कौन सा होगा? अब रक्त समूह होगा AB प्रकार का। कौन सा होगा? AB प्रकार का। अब हम पढ़ क्या रहे हैं, पहले तो ये बताओ। हम पढ़ रहे हैं सह प्रभाविता। तो सह प्रभाविता के अंदर देखो, IA ने भी अपना लक्षण प्रकट किया, IB ने भी अपना प्रभाव प्रकट किया, दोनों ने ही अपना प्रभाव प्रकट किया और रक्त समूह कौन सा आया? AB रक्त समूह आया, AB रक्त समूह आया। IA ने भी प्रभाव प्रकट किया, IB ने भी अपना प्रभाव प्रकट किया, दोनों का रक्त समूह कौन सा आया? AB रक्त समूह आया। तो ये यहाँ पर क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है सह प्रभाविता को।
यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, यहाँ पर तो प्रभाविता के नियम लागू हो रहे थे। आप ध्यान से समझ रहे हैं इस चीज़ को, यहाँ पर तो प्रभाविता के नियम लागू हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर प्रभाविता का नियम लागू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखो इन दोनों ने साथ साथ रहकर अपना प्रभाव दिखाया और रक्त समूह जो बनाया वो कौन सा था? AB रक्त समूह था। तो ये कौन सी हो गई? ये घटना कौन सी हो गई? सह प्रभाविता हो गई। आ रही है बात समझ में? ये घटना कौन सी हो गई? सह प्रभाविता हो गई। ये अपवाद था प्रभाविता का। सहप्रभाविता मतलब जब दोनों ही युग्मक या दोनों ही एलील या दोनों ही जीन अपना प्रभाव प्रकट कर दे, उसे अपन कहते हैं सहप्रभाविता। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट से। हो गया? ठीक है, आगे होगी बात समझ में, किस प्रकार से हमारे अंदर रक्त समूह का निर्माण होता है या रक्त समूह कैसे डिसाइड होते हैं जीन के द्वारा। उस जीन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से, यानी ब्लड ग्रुप के लिए जो जीन होती है उसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। हमारे शरीर में हमारे ब्लड ग्रुप के लिए 3 प्रकार के, हमारे शरीर में नहीं, ओवरऑल की बात कर रही हूँ, है ना, जीवों में 3 प्रकार की जीन पाई जाती है। कौन कौन सी? IA, IB, स्मॉल आई। IA और IB दोनों ही प्रभावी होती है, स्मॉल आई अप्रभावी होती है। IA किसके लिए उत्तरदायी है? A रक्त समूह के लिए। IB किसके लिए उत्तरदायी है? B रक्त समूह के लिए। स्मॉल आई किसके लिए उत्तरदायी है? O रक्त समूह के लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है? दोनों 2-2 के जोड़े बनाने, सिर्फ 2-2 के, 3-3 के नहीं, सिर्फ 2-2 के जोड़े बनेंगे। ठीक है, और उससे रक्त समूह डिसाइड होगा। अगर दोनों ही AA प्रकार की है तो A रक्त समूह हो जाएगा, है ना। एक IA और स्मॉल आई है तो A रक्त समूह हो जाएगा। BB है तो B रक्त समूह, IB और स्मॉल आई है तो B रक्त समूह। देखो यहाँ पर स्मॉल आई ने अपना प्रभाव प्रकट नहीं किया, इसलिए B रक्त समूह या फिर A रक्त समूह ही होगा। अगर स्मॉल आई दोनों ही हो तो O रक्त समूह। लेकिन यहाँ पर आ जाता है पंगा, यहाँ पर क्या हो जाता है? जब A और B दोनों ही साथ में आ जाते हैं, यानी एक एलील मम्मी से तो आया जीन A प्रकार का, पापा से आया B प्रकार का, दोनों ने ही क्या किया? AB रक्त समूह का निर्माण कर दिया, दोनों ने ही अपना प्रभाव प्रकट कर दिया, तो AB रक्त समूह हो गया। ठीक है, पानी पी लूं मैं? चलो भाई, अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ, इसके आधार पर आपके क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। चलो एक क्वेश्चन करते हैं अपन। चलो क्वेश्चन लिखते हैं अपन। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह A है, क्या है? जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? A है। उसका विवाह B रक्त समूह वाली, मैं ऊपर तो नहीं चली गई? चलो हाँ, थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, कोई नहीं। B रक्त समूह वाली महिला से होता है। B रक्त समूह वाली महिला से होता है तो इनके संतानों के अधिकतम या इनकी संतानों में अधिकतम संभावित, संतानों में, है ना, संतानों में अधिकतम संभावित रक्त समूह क्या होंगे? बताओ भाई।
चलो मैं ऑप्शन दे देती हूँ आपको, है ना। पहला ऑप्शन है आपके पास में ए बी, दूसरा है ए बी ओ, तीसरा है केवल ओ, और चौथा है ए बी और ओ, चार। ये आपके पास ऑप्शन है, सामने रखे हुए हैं। अब मुझे फटाफट से बताइए इनके अंदर रक्त समूह क्या क्या होंगे, क्या रक्त समूह होंगे इनके अंदर। तो चलो भाई सॉल्व कर ले। चलो महिला, पहले तो अपन लिख लेते हैं कौन सा ब्लड ग्रुप किसका है। जो एक तो ले लेते हैं हम पुरुष का ब्लड ग्रुप, ये पुरुष है, इधर है महिला, ठीक है। पुरुष का ब्लड ग्रुप क्या बताया गया है, ए प्रकार का। महिला का ब्लड ग्रुप क्या बताया गया है, बी प्रकार का। अब आपको जोड़े बनाने में प्रॉब्लम आ रही होगी भाई। हम देखो ए ब्लड ग्रुप है तो इसके लिए दो जोड़े बन सकते हैं, यानी कि आई ए, एक होता आई ए स्मॉल आई, अभी अपन ने बनाया था। इसमें भी दो जोड़े बन सकते हैं, आई बी स्मॉल आई, दो जोड़े बन सकते हैं। अब हम इनमें से ले कौन सा, ये ले कि ये ले, या फिर ये ले कि ये ले। इसमें तो ध्यान रखना जब अधिकतम पूछा जाए तो आपको क्या लेना है, विषम युग्मजीय अवस्था लेनी है। विषम युग्मजीय अवस्था तो आप जानते ही होंगे ना, पहले पढ़ाया हुआ अपन ने, जब दोनों एलील अलग अलग हो, और समयुग्मजीय जब दोनों एलील एक जैसे ही हो। तो विषम युग्मजीय अवस्था लेनी है आपको कब, जब अधिकतम संतानों की ब्लड ग्रुप के बारे में पूछा जाए। जब अधिकतम संतानों का ब्लड ग्रुप पूछा जाए तो विषम युग्मजीय अवस्था लेनी है आपको। तो ए ब्लड ग्रुप के लिए विषम युग्मजीय अवस्था कौन सी होगी, यानी जीन जो होंगे वो कौन से होंगे। चलो मैं इसको कोष्टक में लिख लेती हूँ ना, ए एंड बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। अब इसके लिए विषम युग्मजीय अवस्था कौन सी होगी, आई ए स्मॉल आई, और इसके लिए कौन सी होगी, आई ए कहाँ से जाएगा, आई बी स्मॉल आई। अब इनके बनाओ युग्मक, यानी पुरुष के अंदर भी दो प्रकार के युग्मक बनेंगे। कौन कौन से, जिसमें एक जीन आई ए प्रकार की हो, एक स्मॉल आई हो। इसमें भी दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, एक आई बी प्रकार का, यानी एक स्मॉल आई प्रकार का। अब युग्मक का मतलब समझ लो, जब इसमें शुक्राणु बनेंगे तो एक शुक्राणु में जीन, दो प्रकार के शुक्राणु बनेंगे। एक में तो जाएगा आई ए प्रकार का जीन और एक में जाएगा स्मॉल आई प्रकार का जीन। महिला में जब अंडाणु बनेंगे तो एक अंडाणु में तो आई बी प्रकार का जीन और एक में जाएगा स्मॉल आई प्रकार का। अब वो तो बाद में पता चलेगा कि कौन सा शुक्राणु किस अंडाणु से मिल रहा है, ठीक है ना, वो तो निषेचन के बाद पता चलेगा, ठीक है। अब मान लो कि आई ए जीन जो है वो आई बी से मिले, ये क्रॉस करवाना तो आप आता ही होगा आपको। ये बन गया कौन सा, आई ए आई बी। तो हमारे पास में ब्लड ग्रुप कौन सा आ गया, ए बी ब्लड ग्रुप आ गया। चलो भाई बताइए, ए बी ब्लड ग्रुप आ गया। अब मान लो ये आई ए जो है वो स्मॉल आई से मिल जाए, आई ए स्मॉल आई से मिल जाए, तो ये वाला ब्लड ग्रुप कौन सा होगा बताओ, आई ए स्मॉल आई के साथ में कौन सा होगा, अभी पढ़ा था दूसरा, है ना। ये ए ब्लड ग्रुप आ गया। ये किसके लिए उत्तरदायी है, ए बी के लिए। ये किसके लिए उत्तरदायी है, ए ब्लड ग्रुप के लिए। आ रही बात समझ में। चलो भाई अब नेक्स्ट अपन देखते हैं स्मॉल आई और आई बी। तो आई बी और स्मॉल आई, तो ये वाला ब्लड ग्रुप किसके लिए उत्तरदायी होगा, बी ब्लड ग्रुप के लिए। तो यहाँ पर हमें तीसरा ब्लड ग्रुप कौन सा मिल गया, बी मिल गया। अधिकतम संभावित बच्चे कौन कौन से बच्चे हो सकते हैं ये पूछे, 4 बच्चे होंगे नहीं इनके, ठीक है। अधिकतम संभावित है यानी कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप वाले बच्चे हो सकते हैं। अब मान लो, अब हम प्राप्त कर लेते हैं, इस आई को हम मिला देते हैं स्मॉल आई के साथ में, तो यहाँ पर स्मॉल आई, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ओ। लो भाई चौथा ब्लड ग्रुप आ गया अपने पास, ओ। यानी कि इसके जो, अगर ए ब्लड ग्रुप वाले पुरुष का विवाह बी ब्लड ग्रुप वाले महिला के साथ में हो जाए तो अधिकतम कितने रक्त समूह वाले संभावित बच्चे होंगे, तो चारों के चारों ही पैदा हो जाएंगे। पैदा नहीं होंगे, इनमें से चारों में से कोई भी रक्त समूह वाला बच्चा पैदा हो सकता है। देखो ए बी आ गया, ए आ गया, बी आ गया, ओ आ गया। ये चारों ऑप्शन किस में दिखाई दे रहे हैं आपको, ये चारों ब्लड ग्रुप किस ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं, चौथे में। तो आंसर क्या हो जाएगा, चौथा।
आंसर 4th जो है जिसने भी किया है उसका सही है। ठीक है, आंसर नंबर 4 हो जाएगा। अधिकतम संभावित पूछ लिया जाए तो आपको हेटेरोजाइगस या विषम युग्मजीय अवस्था लेनी है और फिर उनके बीच में क्या करवाना है, क्रॉस करवाना है। फिर ये तो आपको पता होना ही चाहिए, मैंने ये कंडीशनें लिखवा दी है कि भाई जब दोनों एक साथ हो तो कौन सा बनता है, एक प्रभावी अप्रभावी हो तो कौन सा बनता है, दोनों ही अप्रभावी हो तो कौन सा बनता है, ये मैंने बता दिया है पहले, तो अब आपको आ जाना चाहिए ये। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। हो गया। अब देखो इसके आधार पर आप और भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। भाई मान लो कि महिला बी हो, पुरुष ए हो, या पुरुष भी हो महिला हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ओ वाला भी हो कोई ब्लड ग्रुप इसमें से महिला और पुरुष में से, तो ओ वाले में भी आपको पता है अब उसके अंदर तो स्मॉल आई ही बनेगी, उसमें तो कोई वो है ही नहीं, विषम युग्मजीय अवस्था है ही नहीं, तो उसको तो आपको स्मॉल आई ही लेना है उसके एलील तो। ठीक है ना, तो आप इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, अधिकतम या फिर इनको फिर जीनोटाइप फिनोटाइप अगर मान लीजिए, वैसे तो ऐसा नहीं पूछा जाता है लेकिन ये इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ब्लड ग्रुप निकालना आपको आ जाना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या किया, ज़्यादा कुछ तो पढ़ा नहीं है लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि भाई कि अपन ने 2-3 टॉपिक ही पढ़े, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। अपन ने प्रभाविता के अपवाद पढ़े हैं। एक तो अपना प्रभाविता का अपवाद कौन सा, अपूर्ण प्रभाविता, जिसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा था कि दोनों ही कारक जो है उनमें से कोई भी अपना पूर्ण रूप से प्रभाव प्रकट नहीं करा पाता है, उसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। उसकी खोज किसने की थी, कार्ल कोरेंस ने की थी। किसमें की थी, मिराबिलस जिलापा में। उसने उसके ऊपर प्रयोग किया तो उसने देखा कि F1 पीढ़ी में गुलाबी रंग के पुष्प प्राप्त हुए थे। अच्छा, दूसरा अपना सह प्रभाविता जिसमें दोनों ही साथ साथ अपना प्रभाव प्रकट कर देते हैं, उसे सह प्रभाविता कहते हैं। यानी ए और बी दोनों ही ब्लड ग्रुप अलग है लेकिन दोनों ने अपना साथ में प्रभाव प्रकट कर दिया, ए भी प्राप्त हो गया है ना, दोनों ही साथ में प्रभाव प्रकट किया और ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी प्रकार का हो गया, तो ये क्या हो गई, सह प्रभाविता हो गई। ठीक है, तो यहाँ आज की क्लास हमारी यहीं तक, क्योंकि इसके बाद में आने वाला है अपना द्विसंकर संकरण, और द्विसंकर संकरण को पढ़ने में टाइम लगेगा, फिर उसका नियम भी पढ़ना है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें। तो आज की क्लास में हम इतना ज़्यादा भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बच्चे भी फिर परेशान हो जाएंगे, भाई बहुत ज़्यादा ही हो गया तो समझ में आएगा नहीं। नेक्स्ट क्लास में जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी कि आपकी फटाफट से एक कल परसों जो भी है फटाफट से हो जाए और जल्दी से जल्दी अपन इस लेसन को ख़त्म करेंगे। बहुत दिन हो गए इस लेसन को चलते हुए, एंड फिर उसके बाद में अपन 6 लेसन स्टार्ट करेंगे। खैर वो तो आगे की बातें हैं, वो तो करेंगे ही। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक। थैंक यू सो मच। अगर आपको क्लासें पसंद आ रही है, देखो जिस प्रकार से मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि भाई बायो की क्लास चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि बायो की क्लास से बच्चों को फ़ायदा मिल रहा है। जो मैं पढ़ा रही हूँ उनसे बच्चों को फ़ायदा मिल रहा है, अच्छी बात है। लेकिन ये फ़ायदा सिर्फ अपने तक ही सीमित ना रखें। कुछ और भी बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं, कोचिंग नहीं जा पाते हैं, है ना, कोचिंग की महंगी फीस से नहीं दे पाते हैं, तो उन तक भी आप पहुँचाइए। ये फ्री क्लासेज है ना, कोई आपका चार्ज नहीं लग रहा है इसके अंदर। और अगर आप किसी और को शेयर कर दोगे या और किसी को बता दोगे तो उसमें भी आपका कोई पैसा लगेगा नहीं, है ना। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा हमारा नेट खर्च हो जाएगा। अरे नेट तो इतना तो क्या, 1-2 MB ऐसे खर्च हो ही जाती है ना। तो अपने दोस्तों को या अपने भाई बहन जो भी अगर आपके साथ में पढ़ रहे हैं, अपने क्लासमेट्स हैं, अपने पड़ोसी हैं, तो जो भी आपके जानकारी में संपर्क में हैं कि भाई हिंदी मीडियम के कोई बच्चे हैं, तो हिंदी मीडियम के लिए बहुत आपके लिए अच्छी क्लासें रहेगी, क्योंकि हिंदी मीडियम के लिए बहुत ही कम क्लासेस जो हैं वो उपलब्ध है। हालांकि हैं, ऐसी भी बात नहीं है, लेकिन इंग्लिश मीडियम के लिए तो आसानी से मिल जाता है मैटर, बट हिंदी मीडियम के लिए नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी आपके लिए ये क्लासें। और केमिस्ट्री क्लासें हमारी हो ही रही है, एंड केमिस्ट्री में सर ने बताया जैसा कि बहुत सारा कोर्स कंप्लीट हो ही गया है उनका, और मैं भी करूँगी कोशिश की जल्दी से जल्दी आपका कोर्स ख़त्म हो जाए, ताकि आपके एग्ज़ाम्स के अंदर मैं चाहती हूँ कि इस बार आपके जो 12th के एग्ज़ाम्स हो उसके अंदर आप पूरे में से पूरे मार्क्स लाओ। ठीक है, ऐसा नहीं कि 2-3 नंबर कट गए, नहीं, पूरे में से पूरे लाने। हम पढ़ रहे हैं ना, समझ में आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर पूरे में से पूरे मार्क्स आने चाहिए। आपकी क्लास में भी आप टॉपर बनो तो ये मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक ज़रूर करना है। जितने बच्चे देखने आते हैं उतने लाइक नहीं करते, तो फिर मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आपका लाइक करने में क्या जा रहा है, तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, ताकि जब भी आपकी क्लास आए तो आपको पता रहे कि भाई इतने टाइम पे आ रही है ना।
तो टाइमिंग का भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि भाई कभी कभी मान लो पहले आ जाए या कभी बाद में आ जाए, तो आप उस टाइम पे वेट ना करो, है ना। तो आपके पास में वो क्या होगा, जैसे ही नेट ऑन करोगे तो वैसे ही आपके पास में क्लास का नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप फटाफट से उसको देख सकते हो। ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं तक। थैंक यू सो मच।